सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। चैप्टर नंबर 10 का जो है लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या है? मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। क्या है? मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मासिक चक्र में कि कौन कौन से चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। 4 चरणों के बारे में विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद मासिक धर्म के लक्षण, मासिक धर्म में क्या क्या लक्षण आते हैं शरीर में, उसको पढ़ेंगे। मासिक धर्म में कैसे कैसे स्वच्छता रखा जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? सामान्य गर्भावस्था नहीं, गर्भावस्था में के चिन्ह और लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है। और जो 3 ट्राइमेस्टर बताए हैं, तीनों ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेज आते हैं। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है। उसमें जो है क्या क्या चेंजेज आते हैं वो पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने वाले कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं। फिर डिलीवरी से कुछ दिनों या घंटों पहले जो है मिलने वाले क्या संकेत होते हैं। और लास्ट में पढ़ने वाले हैं गर्भपात के प्रकार। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? गर्भपात के प्रकार। इस तरह से जो है हम लोग जो है करके चैप्टर को क्लोज करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कैसे जो है हम लोग आज चलेंगे। ठीक है। और बहुत बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं इस टॉपिक को। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 का, चैप्टर नंबर 10 का क्या हो जाएगा, लेसन 10 का क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। फिर से जो है शाम से हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मासिक धर्म। मासिक धर्म को माहवारी पीरियड रजोधर्म MC भी कहा जाता है। ठीक है। मासिक धर्म को क्या क्या कहा जाता है? माहवारी पीरियड्स रजोधर्म MC, वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, भी कहा जाता है। सारे नाम याद होने चाहिए। ये नहीं कि अरे एक नाम याद कर लिया काम हो गया। ठीक है, क्योंकि नाम से भी खेलते हैं एग्जामिनर। ठीक है, ऐसे नाम दे देंगे जो आपको पता ही नहीं रहेगा, वो काम गड़बड़ हो जाएगा। जो एक महिला की किसी भी शारीरिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। महिला की किसी भी शारीरिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के कारण ही एक महिला को गर्भाधारण करना संभव हो पाता है। जो हम लोग कंस्टिपेशन पढ़े हैं, गर्भाधारण पढ़े हैं, उसमें अगर किसी महिला की MC नहीं आती है, माहवारी नहीं आता है, तो गर्भधारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे मेनोपॉज वाले में स्थिति में जो 45 से ऊपर 50 से ऊपर की महिलाएं होती हैं उनमें माहवारी नहीं आती है, तो क्या उनमें गर्भधारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब अंडाणु नहीं बनेंगे तो कहाँ से गर्भधारण हो पाएगा। और ये जो पीरियड्स आते हैं, ये ऐसा महत्वपूर्ण साइकिल है जो गर्भधारण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है। 10 से 15 साल के आयु की लड़की के अंडाशय से हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न होना शुरू होता है। यह अंडा शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो उत्तक और रक्त के स्राव में बन जाता है। ठीक है। अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है, उत्तक जो है रक्त स्राव होकर बाहर निकल जाता है, योनि मार्ग से क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। इसी स्राव को मासिक धर्म या माहवारी कहा जाता है। हर महीने जो है अंडाणु निकलते हैं। 28 से लेके 35 दिन तक का वो लगभग एवरेज डे होता है, दिन होता है। ठीक है। और ये 10 से 15 साल लिखा है, लेकिन मुख्यतः 12 से 13 साल में ये आ ही जाता है। ठीक है ना। 12 से 13 साल में जो है हर बच्ची को माहवारी आना शुरू हो जाता है। और एक और बात है कि जब उस अंडाणु को क्या नहीं मिलते हैं, शुक्राणु नहीं मिलते हैं, शुक्राणु नहीं मिलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो टूट टूट के गिरने लगता है। किसके रूप में? ब्लड के रूप में। इसी को क्या कहा जाता है? मासिक धर्म कहा जाता है, माहवारी कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, रजोधर्म कहा जाता है, MC कहा जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मासिक चक्र के चरण, मासिक धर्म के चक्र के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं। एक 4 चक्र हैं। ठीक है, 4 चक्र हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ सकता है कि मासिक धर्म के कितने चक्र हैं या मासिक चक्र के कितने चरण हैं। तो इसको याद रखिएगा, 4 चरण होते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोफोलिकल फेज। ठीक है, प्रोलीफेरेटिव फेज है, सॉरी प्रोलीफेरेटिव फेज है, ओवुलेटरी फेज है और सेक्रेटरी फेज है। ठीक है। तो ये 4 फेज हैं। चारों फेज में देखिए 2 चीज़ों में तो दिखेगा आपको, लेकिन इसमें इस फेज में और इस फेज में जो है जो आपको हार्मोनल चेंज होगा। तो इस 2 फेज को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है। चित्र के माध्यम से मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और जो है उसमें क्या करना है, आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है। चलिए तो एक एक फेज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं पढ़ के। ठीक है। पहला फेज है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है।
इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेंस्ट्रुअल फेज का क्या कौन सा चरण है? पहला चरण है, ठीक है। जो मासिक धर्म का चरण है उसमें पहला चरण है मेंस्ट्रुअल फेज। इस चरण से चक्र शुरू होता है जब मासिक धर्म का प्रवाह होता है। यह जिसमें देखिए, इस चरण से चक्र क्या होता है, शुरू होता है जब मासिक धर्म का प्रवाह होता है, मतलब कि ब्लड बहाना निकलना शुरू हो जाता है। यह जो 3 से 5 दिन तक का चरण होता है। कितने दिन तक का होता है? 3 से 5 दिन तक का चरण होता है। महिला टू महिला डिपेंड करती है। महिला का मतलब कि जो है हर सबका समान नहीं होता है, किसी के 3 दिन होता है, किसी के 4 दिन होता है, किसी के 5 दिन होता है, लेकिन 3 दिन मिनिमम होता है। मासिक धर्म का प्रवाह गर्भाशय और उसके रक्त वाहिनियों के एंडोमेट्रियल लाइनिंग के टूटने के साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड डिंब के कारण होता है। मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड डिंब टूटता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटती है, ठीक है, उसकी रक्त वाहिनियाँ जो है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के टूटने के साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड डिंब के कारण होता है, ठीक है। तो ये मतलब आप जानते हैं कि जो अंडाशय से जो अंडा निकलता है, नहीं जब फर्टिलाइज हो पाता है तो जो है टूट टूट के बाहर निकलने लगता है। वो अपने आप को क्या करता है, निःसृजित करता है और दूसरे अंडे को बनाने में अंडाशय से क्या करता है, एक एक इस तरह से स्टिमुलेशन देता है कि हम निकल रहे हैं, मतलब खराब हो जाता है, वो निकल जाता है और दूसरा जो है अंडा बनने की तैयारी करता है। तो चलिए देख लेते हैं स्टेज को चित्र के माध्यम से। देखिए, ये 4 स्टेज हैं, ठीक है। ये 4 स्टेज हैं जिसमें क्या है, ये मेंस्ट्रुअल फेज है। क्या है? ये मेंस्ट्रुअल फेज है, ये वाला। और ये फोलिकल फेज है, ये ल्यूटिनल फेज है, और ये क्या है, ओवल्यूशन है, ठीक है। ये 4 फेज हैं। सॉरी, ये तीसरा था, ये चौथा था, ठीक है। 1, 2 और 3 ये, और ये 4, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकल फेज, एवोल्यूशन फेज और ल्यूटिनल फेज, ये 4 फेज हैं हमारे पास। तो फिलहाल जो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले फेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ से जो एग बनता है, ये लाइनिंग जो है टूट टूट के बाहर आ रही है, और जो ब्लीडिंग हो रहा है, ये ब्लड निकल रहा है, ये खराब ब्लड होता है। और अंडाणु को जब शुक्राणु नहीं मिल पाता है तो अपने आप को तोड़ कर निकालना शुरू कर देता है, और ये जो है 3 से 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक ये प्रोसेस चलता है। और इसी को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है, हिंदी में लिख देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। फेज जो है ल नहीं है, फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस तरह से जो है हम लोग पहले फेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे फेज पे आते हैं। अब देखिए इसमें जो है हार्मोनल चेंज होगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। इस फेज में ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल बढ़ता है। ओवरी की बात हो रही है, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल बढ़ता है और पूरी तरह से परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब काम ओवरी में हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राइमरी फॉलिकल बढ़ता है, पूरी तरह से जो है परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, और ग्राफिकन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का एंडोमेट्रियम इसकी कोशिकाओं के प्रसार से पुनर्जीवित होता है। गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये इसकी कोशिकाओं के प्रसार से पुनर्जीवित होता है। ये परिवर्तन पूर्वकाल पिट्यूटरी और डिंब ग्रंथि हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के से एलएच और एफएसएच के स्राव के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? एलएच और एफएसएच के स्राव कारण होता है। ये परिवर्तन जो है पूर्व काल में पिट्यूटरी, डिंब ग्रंथि हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के एलएच और एफएसएच के स्राव कारण होता है। यह लगभग 10 दिनों तक चलता है। कब से? मासिक धर्म के शुरुआत से 14 दिन होता है, और मासिक धर्म के से जो खत्म होता है उसके 10 दिन बाद, मतलब कि जैसे 3 से 5 दिन तक चलता है मासिक धर्म। तो अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो 10 दिन, और यहाँ से जोड़ेंगे तो 14 दिन चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इसको कहते हैं ना कि 10 दिन बाद ही अगर आप जो है संबंध बनाते हैं तो बच्चा होने का चांस होता है। क्यों? उस समय जो है ये जो गर्भाशय है, अंडवाहिनियाँ है, अंडा है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। एलएच एफएसएच का जो के स्राव के कारण जो होता है, अपने आप को परिपक्व करने का काम करते हैं लोग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए उसके पहले जो है करेंगे तो परिपक्व नहीं हुआ जाता, इसलिए जो है संबंध बनाने से बच्चा जो है नहीं टिकता है, मतलब कि गर्भ नहीं टिकता है, भ्रूण नहीं बनता है, और
जो 10 दिन है और ये 14 दिन है, इसमें जो है अपने आप को क्या करते हैं, परिपक्व करते हैं विभिन्न विभिन्न किससे, जो ये हार्मोन्स का स्राव हो रहा है इसके माध्यम से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा एक चीज़ है कि इसमें जो है एलएच का आप लोग देख लीजिए क्या फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग, TEIEN। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का फुल फॉर्म क्या है, फोलिकल ठीक है, फ्यूलिकल, इससे क्या होगा, स्टिमुलेटिंग ठीक है, स्टिमुलेटिंग है, ध्यान रखिएगा। और H से क्या होगा, हार्मोन। मतलब LH का क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा FSH का क्या होगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मतलब ये सब क्या करते हैं, ये सब स्राव करके और परिपक्व बनाने की कोशिश करते हैं। ओवरीज में जैसे जो प्राइमरी फॉलिकल बढ़ता है पूरी तरह से जो है परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होता है। तो बिना परिपक्व हुए अंडा जो है जब क्या करेगा, शुक्राणु से वो जो है वो नहीं हो पाएगा, और बिना परिपक्व हुए जो है ओवरी से वो अंडाणु जो है बाहर निकलता भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो है ये परिपक्व होने का काम हो रहा है, और जो लाइनिंग है ये भी अपने आप को क्या कर रही है, अपने आप को जो है मेंटेन कर रही है। अगले चरण में जो शुक्राणु का क्या होगा, स्वागत करेंगे, और गर्भ को टिकाने के लिए जो है क्या करती है, बॉडी अपने आप को क्या करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है, परिपक्व बनाने की कोशिश करती है गर्भाशय और ये वाला पार्ट। ठीक है, ओवरी से जो निकलता है। तो इस तरह से जो है ये दूसरा चरण हम लोग का खत्म हो गया है। तीसरे चरण पे आते हैं। तीसरा चरण कौन सा है, ओव्यूलेटरी फेज है। क्या है, ओव्यूलेटरी फेज है। इस चरण में LH और FSH दोनों लगभग 14वें दिन तक अपने चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि पूर्ण रूप से पहुंच जाते हैं। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है अपने चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस स्थिति को LH सर्ज कहा जाता है। सर्ज मतलब होता है कि एकदम डुबो देना, एकदम डुबो देना। मतलब जब चरम सीमा पहुंच जाते हैं तो एकदम जो है LH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, एकदम चरम सर्ज हो जाता है। यह ग्राफियन फॉलिकल के टूटने को प्रेरित करता है। जो ग्राफिकल फॉलिकल है टूटने को प्रेरित करता है, इस तरह से डिम्ब को छोड़ता है। इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। देखिए इसमें जो है ये क्या करता है, यह ग्राफियन फॉलिकल को टूटने के लिए प्रेरित करता है। जो ओवरी से जो अंडाणु निकलते हैं उस समय इसी फेज में निकलते हैं। अंडा जो है निकलना शुरू हो जाता है और इस डिम्ब को छोड़ता है, और इस प्रक्रिया का कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु का निकलना, अंडाशय से अंडाणु का निकलना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो LH है और FSH है अपने पूर्ण 14वें दिन तक अपने चरम सीमा पर होते हैं, मतलब पूरा सर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, और इसको सर्ज कहा जाता है, LH सर्ज कहा जाता है, और ग्राफिकन फॉलिकल टूटने के लिए प्रेरित करता है। चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है तीसरा फेज, ओवल्यूशन जिसको कहते हैं, ओव्यूलेशन हिंदी में, चाहे ओवुलेटरी फेज एक ही बात है, ये ओवल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो है क्या कर रही हैं, LH और FH दोनों जो है लगभग अपने 14वें दिन अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, और यह ग्राफिकल फॉलिकल को टूटने के लिए प्रेरित कर। देखिए ये जो निकल रहा है एक जो है बाहर निकल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है बाहर निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है ओवुलेशन कहा जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ से अंडा निकलना चालू हो गया है, कुछ दिन बाद अपने आप को और थोड़ा सा और परिपक्व करेगा। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है ओवुलेशन फेज कहा जाता है, या ओवुलेटरी फेज कहा जाता है, या ओवुलेशन कहा जाता है। ये तीसरा स्टेज हमारा है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें LH और FSH दोनों जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है दोनों क्या होते हैं, एकदम चरम सीमा पर होते हैं, मतलब फुल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब चौथा स्टेज देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इस चरण में टूटा हुआ कूप कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कार्पस ल्यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, जो एंडोमेट्रियम के रखरखाव के लिए
आवश्यक होता है। एंडोमेट्रियम के रखरखाव के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, कौन सा, जो कार्पस ल्यूटियम होता है बड़ी मात्रा में किसका स्राव करता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, ठीक है, और जो एंडोमेट्रियम के रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए ये चौथा फेज है, क्या है, चौथा फेज है, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूटियल चरण कहते हैं या स्रावी चरण कहते हैं, ठीक है, स्रावी चरण कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि कूप कार्पस जो है ल्यूटियम में बदल रहा है, कूप कार्पस, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है, ल्यूटियम में बदल रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को स्राव कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को स्राव कर रहा है, स्राव कर रहा है, ठीक है, जो एंडोट्रियम के रखरखाव करता है। एंडोट्रियम कौन सा पार्ट है, जो अंदर की लाइनिंग है देख रहे हैं आप लोग, ये लाइनिंग लाल लाल से दिख रही है, यही एंडोट्रियम है, क्या है, एंडोट्रियम है। देखिए एंडोट्रियम के रखरखाव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ से शुक्राणु जाएगा, जब अंडे से होके आएगा तो यहीं पे तो टिकेगा। जब ये रखरखाव नहीं होगा, सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगा, तो यहाँ बच्चा कैसे टिकेगा। बच्चा जो है अपने आप को पूर्ण रूप से डेवलप कहाँ करता है, गर्भाशय में ही तो करता है। तो ये लाइनिंग को जो टूटा हुआ है, जो पहले स्टेज में जो रप्चर हुआ है, उसको जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो इस स्टेज में मेंटेन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे 4 चरण थे, ठीक है, 4 चरण थे, और चारों चरण को जो है हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म चक्र के सभी घटनाएं रुक जाती हैं। जब गर्भावस्था हो जाता है, जब गर्भ जो टिक जाता है, मतलब जाइगोट बन जाता है, शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं समय पे, तो उस दौरान क्या होता है, मासिक धर्म जो रुक जाता है, ये सभी जानते हैं। निषेचन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम जो है पतित हो जाता है, यह एंडोमेट्रियम के विघटन का कारण बनता है। क्या होता है कि जब निषेचन नहीं हो पाता है तो कार्पस ल्यूटियम जो है पतित यानी कि टूटने लगता है। यह जो है एंडोमेट्रियम के विघटन, मतलब जो एंडोमेट्रियम देख रहे थे अंदर वाला पार्ट, उसका जो विघटन मतलब फिर से वो तोड़ना चालू करता है, जिससे मासिक धर्म होता है, जो मासिक धर्म के कारण बनता है। मासिक धर्म चक्र जो है 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। अब एक रेंज हमेशा दिया जाता है, क्योंकि हर महिला के साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि 45 में ही हो, किसी के साथ 42 में भी हो जाएगा और किसी के साथ 50 में भी होगा, तो एक रेंज दिया जाता है इन सब चीज़ों में। इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मासिक धर्म के लक्षण पर आते हैं कि जब मासिक धर्म किसी महिला को आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। देखिए, रक्तस्राव के अलावा कुछ महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कुछ विशिष्ट लक्षणों का अनुभव करती हैं, कुछ विशिष्ट लक्षणों का अनुभव करती हैं। ये लक्षण जो है मासिक धर्म के दौरान बाद में भी दिखाई दे सकते हैं, ये मासिक धर्म होने के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। देखिए, ये सब महिलाओं के साथ ये लक्षण नहीं होंगे, हर महिला के साथ अलग अलग लक्षण होते हैं, ये महिला टू महिला डिपेंड करता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक महिला या इन लक्षणों का अनुभव करे, ये भी लिख दिया है कि हर महिला इन लक्षणों का अनुभव करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, पेट में ऐंठन होता है। क्या होता है, पेट में ऐंठन होता है, और पेट के निचले हिस्से में क्या होता है, दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, और क्या होता है, पेट में सूजन होता है, पीरियड्स से पहले कब्ज हो जाता है, और उल्टी आना। ये सब जो है लक्षण जो है क्या देखे जाते हैं, किसमें, मासिक धर्म के लक्षण में देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मासिक धर्म में स्वच्छता। देखिए, मासिक धर्म में स्वच्छता बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मासिक धर्म में स्वच्छता निम्नलिखित प्रकार से है। दुर्गंध से बचने और संक्रमण को रोकने के लिए नियमित अंतराल पर पैड बदलें, ठीक है। दुर्गंध यानी कि बदबू से बचने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए, देखिए कुछ देर तक तो संक्रमण रोकता है पैड, उसके बाद जो है जब एक्स्ट्रा ब्लड आ जाने लगेगा तो क्या करेगा, ब्लड कितना वो टिकेगा, ठीक है। फिर जो है वही जो है क्या करता है, संक्रमण करने लगता है। फिर रोकने के बाद जो है, अब सही टाइम से नहीं बदला जाएगा तो क्या करेगा, संक्रमण का कारण भी बन जाता है। पैरों के ऊपरी हिस्से और योनि वाल्वा को सूखा रखें, मतलब कि उसको जो है सूखा रखें ऑल टाइम। योनि को पानी से अच्छी तरह से धोएं, लेकिन ध्यान रखें योनि के पास
या अंदर किसी भी साबुन, दुर्गंध और कॉस्मेटिक उत्पाद का उपयोग न करें। ध्यान रखिएगा, साबुन का, दुर्गंध और कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह केवल संक्रमण के खतरे को बढ़ाएगा। क्या करेगा? यह जो है संक्रमण के खतरे को बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें हमेशा मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद को उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश जेल से धोएं। ठीक है, हमेशा मासिक धर्म और स्वच्छता के उत्पादों को उपयोग करने से पहले या बाद में अपने हाथों को साबुन से और हैंड वॉश से या जेल से धोएं। ऐसा कुछ उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आप पीरियड्स के दौरान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनको जो है पीरियड के दौरान उपयोग किया जाता है, जैसे सैनिटरी नैपकिन होता है, टैम्पोन होता है और मासिक धर्म कप होता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं? अलग अलग तरीके से जो है ब्लड को अपने अंदर सुखा लेती हैं, रख लेती हैं और क्या करती हैं? संक्रमण से बचाती हैं या अन्य परेशानियों से बचाती हैं। ठीक है, तो सैनिटरी नैपकिन क्या है? सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन को हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए, क्योंकि यह पैड में उपस्थित जेल रक्त के साथ प्रतिक्रिया करके संक्रमण और रेशेज को आमंत्रित कर सकता है। देखिए 4 से 6 घंटे तक तो सुखा लेगा अपने अंदर, उसके बाद क्या करेगा? जो उसके अंदर जेल्स वगैरह होते हैं उनसे रिएक्शन करके आपके अंदर संक्रमण करने की क्षमता भी डेवलप कर सकता है। सैनिटरी नैपकिन के चित्र को देख सकते हैं। देखिए ये है सैनिटरी नैपकिन। क्या है? सैनिटरी नैपकिन है। अब इसको क्या करना है आपको? इसको जो है हर 4 से 6 घंटे पर बदल देना है। ठीक है, संक्रमण से बचाव के लिए। ठीक है, ये अपने आप अपने अंदर ब्लड को सुखा देता है और जो है अगर 4 से 6 घंटे के बाद नहीं बदलते हैं तो जो इसमें जेल वगैरह होते हैं या जो भी केमिकल्स होते हैं ये ब्लड से रिएक्शन करके आपको जो है संक्रमण के कारण भी बन सकता है। तो 4 से 6 घंटे तक तो सुरक्षित रखता है आपको, उसके बाद जो है दिक्कत कर सकता है, तो इसको जो है बदलते रहें हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है? टैम्पोन है। क्या है? टैम्पोन है। इन्हें योनि के अंदर डालकर इस्तेमाल किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान योनि के अंदर इसको डाल दिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान हल्की ब्लीडिंग होने पर रेगुलेटर टैम्पोन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रेगुलर टैम्पोन का प्रयोग करना चाहिए। हल्के प्रवाह के दिनों में सुपर अवशोषक टैम्पोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका जो है प्रयोग युवा महिलाओं में टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम के खतरे को बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है? ये टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम के खतरे को बढ़ा सकता है, जो घातक भी हो सकता है। इसलिए इन्हें निम्न अवशोषक टैम्पोन का प्रयोग करें और 4 से 8 घंटे में इसे बदल दें। ठीक है, तो टैम्पोन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है टैम्पोन। क्या है? ये आपका टैम्पोन है। ठीक है, एक मिनट, टैम्पोन है। इसको जो है योनि के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और 4 से 6 घंटे में इसको बदल दिया जाता है। हल्के 4 से 8 घंटे में लिखा है बुक में, 4 से 8 घंटे में बदल दीजिए। ठीक है, और एक और बात कि हल्के रक्तस्राव में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे? मेंस्ट्रुअल कप्स पे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल कप्स जो है पीरियड ब्लड को इकट्ठा करने में मदद करता है। लगभग 20 मिनट के लिए उबलते पानी में अच्छी तरह से कीटाणु रहित करने के बाद उन्हें योनि के अंदर डालकर इस्तेमाल करें। ठीक है, लगभग क्या करें कि 20 मिनट तक जो है उबलते पानी में अच्छी तरह से कीटाणु रहित करने के बाद उन्हें योनि के अंदर डालकर इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल रात भर के लिए भी किया जाता है। एक बार पीरियड्स फ्लो से भर जाने के बाद उन्हें निकाला जा सकता है और उसे खाली करके धोया जा सकता है और फिर दोबारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कब? फिर से अच्छी तरह से मतलब उबाल कर 20 मिनट तक उबाल कर कीटाणु रहित करने के बाद। ठीक है, तो एक तरह से एक कप्स का होता है, इसमें इस योनि में डाल के जो है ब्लड को इकट्ठा कर लिया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं चित्र में। देखिए ये है आपका मेंस्ट्रुअल कप। क्या है? मेंस्ट्रुअल कप, ये दिख रहा है ये वाला। ठीक है, इसको जो है योनि मार्ग रख के जो है कभी कभी, लेकिन ये इस्तेमाल करने से पहले इसको बढ़िया से धो लें, 20 मिनट तक जो है उबलते पानी में गर्म करके कीटाणु रहित कर लें, उसके बाद जो है इस्तेमाल करें।
और कभी कभी जो है रात भर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है ब्लड जो है, इसमें क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होता रहता है और ये जो है हमें क्या करता है, मतलब कि बहुत ही लाभकारी होता है या सहायक होता है कि इसमें मासिक धर्म चक्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सामान्य गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। नॉर्मल प्रेगनेंसी, साइन ऑफ सिम्टम और प्रेगनेंसी, मतलब कि सामान्य गर्भावस्था में क्या क्या लक्षण आते हैं इसको देख लेते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, एक तरह से आप जो है रिवीजन कर रही हैं। ठीक है, देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। महिला द्वारा प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को सामान्य गर्भावस्था या नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। जो प्राकृतिक तरीके से जन्म दिया जाता है उसको जो है क्या कहते हैं, सामान्य गर्भावस्था या नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। इस गर्भावस्था को बच्चा प्राकृतिक तरीके से महिला की योनि से ही बाहर निकलता है। प्राकृतिक तरीके से क्या होता है कि जो बच्चा होता है योनि मार्ग से ही बाहर निकलता है। बच्चे के जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया बच्चे के स्वास्थ्य और माँ को जल्द ठीक करने की में मददगार होता है। बच्चे की जो जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया है बच्चे के स्वास्थ्य और माँ को जल्द ठीक करने में मददगार होता है। हम लोग देख चुके हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी उसमें जो है तुरंत जो है डॉक्टर्स छोड़ देते थे, 2-3 घंटे बाद छोड़ देते थे, या अधिक से अधिक जो है 24 घंटे बाद छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो है बच्चा और बच्चा दोनों सेफ होता है। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइमेस्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के वाले केस में। ट्राइमेस्टर, ठीक है, मतलब कि पहला तिमाही, ठीक है, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। ये है क्या, देख लेते हैं। पहला तिमाही में जब बच्चा गर्भ बन जाता है उसमें पहला मंथ, दूसरा मंथ और तीसरा मंथ, ये प्रथम ट्राइमेस्टर हो गया। दूसरा तिमाही में क्या हो गया कि चौथा मंथ, पांचवा मंथ और छठा मंथ, ये दूसरा तिमाही हो गया। और तीसरा तिमाही क्या हो गया, तीसरा तिमाही कि सातवां मंथ, आठवां मंथ, आठवां महीना और 9वां महीना। 9 महीने में तो बच्चा हो ही जाता है। तो कहने का मतलब कि जो है 3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें जो पहला ट्राइमेस्टर में पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ आ जाएगा। दूसरे ट्राइमेस्टर में चौथा मंथ, पांचवा मंथ, छठवां मंथ आ जाएगा। और तीसरे ट्राइमेस्टर में सातवां मंथ, आठवां मंथ और 9वां मंथ आ जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। पहले ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसको देख लेते हैं। हैवी ब्रेस्ट का होना, मतलब कि ब्रेस्ट जो होता है, जो माँ की छाती होती है, क्या होता है, भारी होना शुरू हो जाता है। निपल के रंग में बदलाव होना लगता है, लगभग जो है ब्राउन से काला होने लगता है। मिचली और उल्टी आने लगती है, देख चुके हैं। सिर में दर्द होने लगता है। शरीर का तापमान और मूड में परिवर्तन होता है। कब्ज की शिकायत भी आती है। पेशाब करने में दिक्कत होता है और हर समय भारीपन महसूस होता है। प्रथम ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। मुंह का स्वाद जो है बदल जाता है। प्रथम ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मुंह का स्वाद भी बदल जाता है। मॉर्निंग सिकनेस जो है, मॉर्निंग में लगता है कि बीमार से हैं, उठने का मन नहीं करता है, आलस लगता है। पीठ दर्द और थकान होती है। ये पहला, दूसरा और तीसरे मंथ में ऐसी शिकायत रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरे त्रैमाही में, मतलब दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मतलब कि चौथा मंथ, पांचवा मंथ और छठवां मंथ में क्या होता है। ठीक है, गर्भाशय का बढ़ना, गर्भाशय जो धीरे धीरे अपने आप आकार बदलना शुरू करता है, मतलब बड़ा होना शुरू हो जाता है। पेट थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है, पेट निकलने लगता है। चक्कर आना, यानी कि लो बीपी का शिकायत आने लगती है, मतलब कि चक्कर भी आने लगता है। शिशु को मूवमेंट को महसूस किया जा सकता है। 5वें मंथ से चौथे मंथ से शिशु का मूवमेंट महसूस किया जाता है। हालांकि बहुत हल्का होता है, लेकिन महसूस कर सकती हैं अगर आप जो है गर्भवती महिला दूसरे बार गर्भधारण की है, तीसरे बार गर्भधारण की है। तो कमर और शरीर में दर्द होता है। पेट, स्तनों, जांघों और कूल्हों पर स्ट्रेच मार्क आना चालू होता है। ठीक है, स्ट्रेच मार्क आना चालू होता है, क्योंकि शरीर फूलता है तो स्ट्रेच मार्क आएगा ही, फैलता है तो। त्वचा में बदलाव आने लगता है। त्वचा का रंग जो है बदलने लगता है। खुजली होने लगती है, खुजली बहुत खुल जाता है पेट वगैरह। एड़ियों और हाथों में सूजन, एड़िया और हाथों में क्या होती है, सूजन आने लगती है। और तेज़ी से वजन भी बढ़ने लगता है। ये सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं, लेकिन एक तरह से और रीजन कर लेते हैं। ये हम लोग जो है मंथ वाइज पढ़े थे पहले, उसके पहले वीक वाइज पढ़े थे। अब किस तरफ पढ़ रहे हैं, ट्राइमेस्टर यानी कि तिमाही वाइज
पढ़ रहे हैं, और तीनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ये बात एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरे त्रैमासिक में गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। तीसरे मतलब कि साइन एंड सिम्टम ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। शिशु का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना तीसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मतलब कि ये बात किसकी हो रही है, चौथा पाँचवा छठवां हो गया था, सातवां आठवां नौवां महीने की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है। तो शिशु बहुत ज़्यादा मूवमेंट का हो जाता है। कभी कभी गर्भाशय टाइट हो जाता है, गर्भाशय जो है टाइट हो जाता है, कभी कभी बार बार पेशाब लगने लगता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या बनाता है, दबाव बनाता है बच्चेदानी मूत्राशय पर, तो मूत्राशय छोटा हो जाता है। सीने में जलन भी आती है। एड़ियों और उंगलियों और चेहरों में सूजन आने लगता है। एड़िया में, उंगलियों में, चेहरों में सूजन आने लगता है, ठीक है। सिराओं पर दबाव पड़ता है वजन बढ़ने से बच्चे के। सोने में दिक्कत होती है, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत होती है। दर्द की तीव्रता और आवृत्ति भी में वृद्धि होती है, दर्द की तीव्रता में भी और आवृत्ति में भी वृद्धि हो जाती है। कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी आ सकता है, क्योंकि जो कर्विक्स का जो झिल्ली होता है बहुत ही पतला होता है, हल्का फुल्का भी टच हो तो वहाँ से जो ब्लीडिंग आ जाती है, ठीक है। तेज़ी से वजन का बढ़ना, तेज़ी से वजन भी बढ़ता है। देखिए ब्लीडिंग में घबराना नहीं चाहिए, हल्की फुल्की ब्लीडिंग है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो भाई डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बच्चा खराब भी हो गया होगा अंदर, तो इसलिए इस चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। अब आगे आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण और संकेत। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, इसके लक्षण और संकेत जो है पहले से मिलने लगते हैं, ठीक है। प्रसव से 1 से 4 हफ्ते पहले डिलीवरी के संकेत इस प्रकार से होते हैं। जब डिलीवरी होने वाली आती है तो 1 से 4 सप्ताह से पहले जो है ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। शिशु के पेल्विक हिस्से में आ जाने से वजन का उसका मूवमेंट में कमी आ जाती है। शिशु बहुत बड़ा रहता है और पेल्विक वाले हिस्से में आ जाता है, मतलब कि जो ये गर्भाशय था इस वाले हिस्से में आ जाता है उसका सिर जब इस हिस्से में आ जाता है तो उसका मूवमेंट जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। रिलैक्सिंग हार्मोन्स पेल्विक हिस्से के जोड़ों और लिगामेंट को रिलैक्स और मुलायम कर देता है, जिससे जोड़े क्या होते हैं, ढीला महसूस होने लगते हैं, ठीक है। रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है पेल्विक हिस्से के जोड़ों और लिगामेंट को रिलैक्स और मुलायम कर देता है, जिससे जोड़ और ढीले क्या होता है, ढीला होने लगता है। जो देखिए जोड़ और ढीले होने लगते हैं, मतलब क्या कि जब तक जोड़ ढीले नहीं होंगे तब तक वो फैलेंगे कैसे, जब तक फैलेंगे नहीं तब तक क्या होगा, तब तक बच्चा कैसे निकलेगा। देखिए सब ये प्राकृतिक प्रक्रिया और कितनी बेहतरीन प्रक्रिया है कि वो डिलीवरी होने से अपने आप को तैयार करने लगता है, ठीक है। शिशु के सिर में मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो है बार बार पेशाब आता है। बार बार पेशाब आ रहा है, मतलब क्या है कि ये शुभ संकेत है कि आपकी डिलीवरी क्या होगी, नॉर्मल होगी। लास्ट समय की बात हो रही है, 1 से 4 माने 1 से 4 सप्ताह पहले की बात हो रही है। मतलब बच्चा जो है नीचे आ चुका है, आपके मूत्राशय पर दबाव बना रहा है, ठीक है, बार बार आपको पेशाब लग रहा है, ये जो है शुभ संकेत है कि आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन में यह डिलीवरी जो है से पहले प्रसव जैसा दर्द या संकुचन होता है। देखिए इसको कहते हैं फॉल्स पेन, मतलब कि फॉल्स पेन में क्या होता है कि आपको लगेगा अरे लग रहा दर्द चालू हो गया, लेकिन दर्द चालू नहीं होता है। वो क्या करता है, कभी कभी संकुचन होता है, फिर जो है ऊपर चला जाता है, तो इस तरह से जो है ये फॉल्स पेन होता है। तो ये संकेत देता है कि हाँ जो है डिलीवरी नॉर्मल होगी। पीठ के निचले हिस्से के जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऐंठन और दर्द होता है। जब बच्चा नीचे आ जाता है तो लोड बढ़ता है और पीठ के जो है पीठ के निचले हिस्से के जोड़ों में और मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है, जिससे ऐंठन और दर्द महसूस होता है। गर्भाशय ग्रीवा का चौड़ा हो जाना, गर्भाशय का ग्रीवा जो है चौड़ा होता है। वो जो गाँव की होती हैं या नज़दीकी की जो आशा वगैरह होती हैं वो चेक करके बता भी देती हैं कि हाँ जो है चौड़ा हो रहा है, और उसमें वो लोग इंच वाइज चेक करती हैं, 2 इंच 3 इंच 4 इंच इस तरह से चेक करती हैं कि अगर 4 इंच पे हो जाएगा तो बच्चा जो है एकदम आराम से निकल जाएगा। और वो कहते हैं कि 2 इंच हो गया है गर्भाशय ढीला तो आप जो है चलिए अस्पताल में, ठीक है। ये सब बातें चलती रहती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो डिलीवरी के से कुछ दिनों या घंटों पहले मिलने वाले संकेत, डिलीवरी से कुछ दिनों या घंटों पहले की बात हो रही है। अब वो तो हफ्तों सप्ताह की बात हो रही थी, अब ये घंटे की बात हो रही है। देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज जो है अधिक गाढ़ा होना, वेजाइनल का जो डिस्चार्ज निकलता है वेजाइनल डिस्चार्ज वो और गाढ़ा हो जाता है। हर
बाद पेशाब करते समय म्यूकस प्लग का कुछ हिस्सा निकलना, ये गुलाबी और गाढ़ा हो सकता है। कुछ म्यूकस भी निकलता है जो गुलाबी हो सकता है और गाढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। और पेशाब लगता है उसके दौरान की बात हो रही है। संकुचन बार बार और तेज होना जो समय के साथ बढ़ जाता है। संकुचन क्या होता है? बार बार होता है, तेज होता है और समय के साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। बताए थे कि पहले 40-40 मिनट के अंतराल पे होगा, फिर 10-10 मिनट का अंतराल होगा, फिर लगातार हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। देखिए ये सब बातें जो है नॉर्मल डिलीवरी की हो रही है, सामान्य डिलीवरी की बात हो रही है, सामान्य प्रसवों की बात हो रही है। पीठ के निचले हिस्से में ऐंठन, दर्द जो कि पेट और टांगों तक पहुंच जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ घंटों पहले की बात हो रही है। एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फटने के कारण जो है पानी छूटना। इसमें क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड देखे हैं जिसमें बच्चा तैरता रहता है, वो देख चुके हैं आप लोग। तो वो क्या होता है, जब कर्विक्स के अंदर आता है तो उसकी थैली फटने की चांस होती है। जब थैली फट जाता है तो क्या होता है? उसमें से पानी निकलने लगता है। तो ध्यान रखिए, इस केस में जो है कोशिश करना चाहिए कि कपड़े उपड़े लगा के पानी रोक लिया जाए, क्योंकि पानी जब निकल जाएगा तो बच्चा निकलने में बहुत दिक्कत होती है, फिर पानी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन बनते हैं और बनते ही बनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गर्भपात वाले पॉइंट पे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नहीं दिया हुआ है और बहुत ही जरूरी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना चाहिए उतना दे दिया हुआ है इस बुक में, ठीक है। इससे अधिक आने वाला भी नहीं है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। देखिए, गर्भपात के प्रकार, टाइप ऑफ एबॉर्शन। गर्भपात कैसे कैसे होते हैं? स्वतः अपने आप होने वाले गर्भपात, या कुछ गर्भपात तो अपने आप ही हो जाते हैं किसी न किसी जो है कम्प्लेक्सिटी कारण या किसी न किसी कमी कारण। और दूसरे होते हैं प्रेरित, इंड्यूस्ड। एक होता है इलीगल और एक होता है लीगल। देखिए इलीगल में क्या है? इलीगल में क्या है कि आप जैसे देख लिए कि गर्भ में लड़की है तो आप जो है गर्भपात करवा दिए, इस तरह से जो है इलीगल हो जाता है। और लीगल में क्या है? अगर माँ के जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, या कोई रेप विक्टिम है, उसको रेप से वो बच्चा टिक गया है, वो चाहती है तो वो क्या करती है? न्यायालय की मदद से, डॉक्टरों के न्यायालय की मदद से और डॉक्टरों की सलाह पे जो है वो लीगल तरीके से क्या कर सकती है? अबॉर्शन करा सकती है। एक बार होने वाला, अब इसमें देखिए स्वतः या अपने आप की बात हो रही है, एक बार होने वाला और बार बार होने वाला। इसमें बताए थे कि बार बार प्रोजेस्टेरॉन की समस्या आ जाती है तो बार बार हो जाता है, ठीक है, और वो कर्विक्स ढीला पड़ जाता है, नहीं टिक पाता है उसमें गर्भ। एक बार होने वाला मतलब कभी कभी एक ही बार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक है मिक्स्ड एबॉर्शन। मिक्स्ड एबॉर्शन है मतलब मिक्स्ड एबॉर्शन है संभावित गर्भपात यानी कि थ्रेटेंड गर्भपात है, कंप्लीट एबॉर्शन यानी कि पूर्ण गर्भपात है, इनविटेबल गर्भपात है, इनकम्प्लीट गर्भपात है अपूर्ण गर्भपात है, और एक है स्पेक्टिक मतलब कि सेप्टिक गर्भपात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गर्भपात की जटिलता, ठीक है। ये लिखा है गर्भपात की जटिलता, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबॉर्शन, मतलब कि जटिलताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, प्रसूति सदमा, जो माँ होती है उसको सदमा भी लग सकता है, क्योंकि गर्भ का टिकना घर में जो खुशी की बात होती है, और जब उसको ये गर्भपात जैसा समस्या आती है तो बड़ा जो दुख होता है, तो सदमा भी लग सकता है। रक्तस्राव होता है गर्भपात का मतलब जो है बच्चा निकलेगा तो रक्तस्राव तो होगा ही, अधिक रक्तस्राव भी कभी कभी हो जाता है, संक्रमण का फैलना हो जाता है। देखिए, अगर गर्भपात अंदर हो गया, पता नहीं चला, और गर्भ जो है अंदर जो है दिक्कत करने लगा, मतलब कि कहने का मतलब कि जो है वो 1-2 दिन से अधिक हो गया, सड़ने गलने लगा, तो क्या कर सकता है? संक्रमण फैला सकता है, माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। वृक्क खराब हो जाना, वृक्क जो है किडनी भी खराब कर सकता है। गर्भाशय में चोट लग जाना, गर्भाशय में चोट लगने से जो है गर्भाशय जो है क्या उससे गर्भपात हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन, इसमें देखिए हमेशा श्रोणि का दर्द, भावात्मक विकार होता है, भावात्मक रूप से चोट लगता है माँ को या घर वालों को भी, पीठ में दर्द होता है, और अस्थायी गर्भावस्था हो जाता है। अब देखिए, गर्भपात में महिला का देखभाल कैसे करना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है और ज़रूरी पॉइंट है इसमें। आपके हिसाब से, आपके काम के हिसाब से पूर्ण विश्राम कराएं, ठीक है। गर्भपात के दौरान क्या करें? गर्भपात हो जाए तो क्या करें? पूर्ण विश्राम कराएं। अनिवार्य आपूर्तिता को बनाए रखना, ठीक है। जैविक चिन्हों को दिन में 3 बार देखें, जो जैविक चिन्ह हैं उनको दिन में 3 बार देखें। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। भग का समय समय पर सफाई करते रहें, ठीक है। योनि मार्ग ये सब का सफाई करते रहें। RH निगेटिव रक्तस्राव की स्थितियों को NT-D देना चाहिए। क्या करना चाहिए? RH निगेटिव रक्त समूह को, जो RH निगेटिव रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है,
इसकी जो स्तुतियाँ हैं उनको NT-D देना चाहिए। और रक्तस्राव को देखना चाहिए। टीटी का टिटनेस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। टीटी का टिटनेस क्या होता है? टीटी का टिटनेस क्या करता है? वायरस से लड़ने में सहायता करता है। अगर कहीं से कट फट गया है, ब्लीडिंग अंदर तक की तरफ जा रही है, तो क्या करेगा? टीटी का टीका जो है अच्छा काम करता है। निर्धारित समय पर जो है चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं को देना चाहिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऐसे मामलों में जो है बिना चिकित्सक के निगरानी में रहना ही नहीं चाहिए। चिकित्सक के हमेशा निगरानी में रहना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। 10वां चैप्टर भी समाप्त हो गया है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।